नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण, वह है इटली का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद और ब्रिटेन, पुनः राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भित टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं अनवरत, और इस क्लास में आज हम लोगों को इटली का एकीकरण पढ़ना है। लेकिन इटली के एकीकरण के पहले हमें जिस विषय बिंदु को पढ़ना है वह है जर्मनी का एकीकरण। और जर्मनी के एकीकरण को जानने के संदर्भ में ये भी ध्यान देना है कि जर्मनी के एकीकरण को जानने के संदर्भ में हमें यह पूरी तरह से यह भी पकड़ना पड़ेगा प्रश्न में, जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमान बिस्मार्क की भूमिका को जानना होगा। किसको जानना होगा? जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमान बिस्मार्क की भूमिका क्या है, और ऑटोमान बिस्मार्क की भूमिका जर्मनी के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो क्लास शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होकर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कि 1861 में, यहां आप फिगर देख रहे होंगे प्रसा, आप यहां नहीं, आप जर्मनी के संदर्भ में जब पढ़ेंगे तो वहां एक नाम है प्रसा, और प्रसा का सम्राट था विलियम प्रथम। ध्यान दीजिएगा, प्रसा का सम्राट कौन था? विलियम प्रथम। इसके पहले नेपोलियन आप पढ़ चुके हैं। 1861 में विलियम प्रथम प्रसा का सम्राट बना। प्रसा का क्या बना? सम्राट, राजा बना। प्रसा का सम्राट बना, और प्रसा का सम्राट का उद्देश्य ही था जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 1861 में बच्चों विलियम प्रथम प्रसा का क्या बना? सम्राट। और इस सम्राट का जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो जर्मनी के एकीकरण में के लिए सर्वप्रथम इसने सैन्य शक्ति, अपनी सैन्य शक्ति को विश्वास जताया, सैन्य शक्ति की महत्ता को प्रदान किया, और सेना की शक्ति में इसे बहुत विश्वास था। विलियम प्रथम को सेना की शक्ति पर, किसकी शक्ति पर? सेना की शक्ति पर विश्वास था। ध्यान दीजिएगा कहानी पर, सेना की शक्ति पर क्या था? विश्वास था। किसको था? विलियम प्रथम को, जो प्रसा का सम्राट बना, सेना की शक्ति पर इसे पूरी तरह से विश्वास था। दूसरा ध्यान दीजिएगा विलियम प्रथम के संदर्भ में कि संवैधानिक राजतंत्र को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। संवैधानिक राजतंत्र को कौन अविश्वास की? विलियम प्रथम संवैधानिक राजतंत्र को
अविश्वास की दृष्टि से देखता था। दो, सेना की शक्ति में विश्वास था, साथ ही साथ संवैधानिक राजतंत्र को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। किंतु सबसे बड़ी, यहां ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए वह लालायित था। जर्मनी के एकीकरण के लिए लालायित था। 3 बिंदु। यहां जर्मनी के एकीकरण तक पहुंचने के लिए हम एक बिंदु को यह जरूर याद रखेंगे कि 1861 में विलियम प्रथम प्रसा का सम्राट बना, जिसका देखा जाए नेचर कि सेना की शक्ति में विश्वास था, राजतंत्र को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। किस प्रकार? संवैधानिक राजतंत्र, यह ध्यान देना। जर्मनी के एकीकरण के लिए लालायित था। अब यहां मामला आगे बढ़ता है कि सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए विलियम प्रथम के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए विलियम प्रथम द्वारा संसद से, विलियम प्रथम द्वारा संसद से धन की अपेक्षा की गई। सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए विलियम प्रथम संसद से धन की अपेक्षा की, किंतु संसद पर संवैधानिक गणतंत्री पदाधिकारी, गणतंत्री सदस्य होने के नाते संसद ने धन देने से विलियम प्रथम को क्या कर दिया? मना कर दिया। सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, विलियम प्रथम के द्वारा संसद से धन की अपेक्षा की गई, धन का इच्छुक था, लेकिन पार्लियामेंट वहां की विलियम प्रथम को धन देने से मना कर दिया कि हम धन नहीं दे सकते। परिणाम यह हुआ कि संसद भंग कर दी गई। परिणाम क्या हुआ बच्चों? कि संसद को भंग कर दिया गया। अब विलियम प्रथम के द्वारा दूसरी संसद बनाई गई, लेकिन दूसरी संसद भी भंग कर दी गई। दूसरी संसद भी वही रूप अपनाया जो पहली संसद ने अपनाया था। यह तो क्लियर हो गया कि विलियम प्रथम के द्वारा सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए जिस धन को प्राप्त करना चाहता था, पार्लियामेंट की अनुमति लेना चाहता था, वह अनुमति उसे प्राप्त नहीं हो गया। ऐसी कंडीशन पर विलियम प्रथम के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंडीशन में विलियम प्रथम के द्वारा, प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम के द्वारा अपना चांसलर बनाया गया। किसको? ऑटो वान बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। इस विषम परिस्थितियों में विलियम प्रथम ने ऑटो वान बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, और यह ऑटो वान बिस्मार्क को जो अपना चांसलर बनाया गया विलियम प्रथम द्वारा, वह 1862 में। अब आपको यह पता हो गया होगा कि ऑटो वान बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त के पीछे क्या कारण थी, क्या वजह था कि विलियम प्रथम को चांसलर नियुक्त करना पड़ा। तो वह धन की प्राप्ति में संसद से जो बगावत हुआ, जो विद्रोह हुआ, संसद से जो संघर्ष दिखाई दिया, उसके फलस्वरूप 1862 में ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बनाया गया, चांसलर नियुक्त किया गया ऑटो वान। अब हम चलते हैं ऑटो वान बिस्मार्क के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। किसके संदर्भ में? ऑटो वान बिस्मार्क।
ऑटोमान बिस्मार्क, इनका सबसे पहला दृष्टिकोण हमें जानना होगा। इनका भी पहला दृष्टिकोण था जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण के लिए भी ये भी कटिबद्ध थे। किसके लिए? जर्मनी के एकीकरण के लिए ये भी कटिबद्ध थे और मानते, और जर्मनी के एकीकरण के लिए इनका विश्वास था युद्ध लड़ना आवश्यक है। युद्ध लड़ना आवश्यक मानता है। जर्मनी के एकीकरण में युद्ध प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ना ये क्या मानते हैं? आवश्यक मानते हैं। ऑटोवान बिस्मार्क युद्ध करना ये क्या मानते हैं? आवश्यक मानते हैं। और यह भी विश्वास था ऑटोवान बिस्मार्क को कि जर्मनी का जो एकीकरण होगा वह प्रसा के नेतृत्व में ही, किसके नेतृत्व में? प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी के एकीकरण के स्वप्न को देखता था। ऑटोवान बिस्मार्क प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न देखता था। क्लियर हो गया होगा कि ऑटोमान बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। पहला हमने कहा विलियम प्रथम ने इसे चांसलर नियुक्त किया। इसका भी उद्देश्य क्या था? जर्मनी के एकीकरण, और जर्मनी के एकीकरण में इसकी स्पष्ट नीतियां थी कि इसे शांत अहिंसा से नहीं बल्कि युद्ध के द्वारा जीता जा सकता है। जर्मनी का एकीकरण संभव है। बौद्धिकता से इसका एकीकरण नहीं बल्कि युद्ध के द्वारा ही जर्मनी में एकीकरण संभव हो सकता है। और इसी के लिए, और इसके लिए उसने यह भी कहा कि इसके लिए प्रसा का नेतृत्व बेहद महत्वपूर्ण, प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। चलें, यह तो इसकी भूमिका से संदर्भित रही। अब हम लोग थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। आते हैं बच्चों 1862 के अंतर्गत बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण। ध्यान दीजिएगा, अभी इस टॉपिक तीनों रुके हैं। बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण, और जर्मनी का एकीकरण। अभी बताए ये प्रसा का चांसलर बना था। अभी बताया गया है कहां का चांसलर बना? प्रसा का चांसलर नियुक्त किया गया। और नियुक्त होने पर सेना में अटूट विश्वास था। यह भी आपको बता दिया गया है कि सेना में इसका क्या था? चांसलर बना और सेना में अटूट विश्वास था। सेना में भी से अटूट विश्वास था और कहा भी करता था कि जर्मनी का एकीकरण बौद्धिक भाषाओं, जर्मनी का एकीकरण, इनका वक्तव्य है कि बौद्धिक भाषाओं, जर्मनी का एकीकरण बौद्धिक भाषाओं, बौद्धिक आदर्शवाद, बौद्धिक भाषाओं आदर्शवाद से नहीं बल्कि प्रसा के नेतृत्व में, बल्कि प्रसा के नेतृत्व में, बल्कि किसके नेतृत्व में? प्रसा के नेतृत्व में बलिदान देकर प्राप्त किया जा सकता है। बलिदान देकर प्राप्त किया जा सकता है। जर्मनी का एकीकरण न तो बौद्धिक भाषाओं से न ही आदर्शवाद के शब्दों से, बल्कि अगर जर्मनी का एकीकरण होगा तो प्रसा के नेतृत्व में इसे बलिदान देकर ही इसका एकीकरण संभव है। यह कहा गया था किसके द्वारा? ऑटोमान बिस्मार्क के द्वारा यह कहा गया था। देकर ही अब यहां आते हैं, थोड़ा कंडीशन जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमान बिस्मार्क
का दृष्टिकोण जाने, विलियम प्रथम के संदर्भ में थोड़ा सा समझें, थोड़ा देखा जाए कि इसके एकीकरण में इसके पड़ोसी देशों का क्या रुख रहा होगा। किसके? जर्मनी के जो पड़ोसी देश थे, उभरे हुए देश थे, उनका इस पर क्या दृष्टिकोण था पड़ोसी देशों का। तो यहां देखिएगा, यूरोप के जो उस समय तत्कालीन प्रभावशाली देश थे, यूरोप के जो उस समय तत्काल प्रभावशाली देश, जिसमें अगर हम नाम लें तो वह है इंग्लैंड। प्रभावशाली देशों में कौन है जिसमें अगर नाम लिया जाए तो इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। इंग्लैंड, रूस और फ्रांस और ऑस्ट्रिया प्रभावशाली देश ये थे उस समय के। ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। जिस समय जर्मनी के एकीकरण की बात ऑटोमान बिस्मार्क कर रहे हैं, विलियम प्रथम का साथ, उस समय शक्तिशाली राष्ट्रों में कौन कौन से? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। और यह आपको भली भांति पता होना चाहिए कि ये राष्ट्र जर्मनी के एकीकरण के लिए तैयार नहीं थे। वो जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहते थे। कौन? ये राष्ट्र जर्मनी के एकीकरण के इच्छुक नहीं थे, जर्मनी के एकीकरण के इच्छुक नहीं थे। कौन से? ये राज्य। और इन्हें विश्वास था अगर इसका जर्मनी का एकीकरण होगा, इन राष्ट्रों को विश्वास था कि अगर जर्मनी का एकीकरण होगा तो यह जर्मनी के एकीकृत होते ही विश्व में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। विश्व में क्या हो जाएगा? शक्ति संतुलन अपने आप क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। अगर जर्मनी में पुनः एकीकरण हो जाता है तो विश्व में जो शक्ति संतुलन स्थापित है वह अपने आप ही क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा और पुनः विश्व एक नए आफत के मुहाने पर खड़ा हो जाएगा। यह इन राष्ट्रों की मन स्थित थी, सोच थी। अब ये राष्ट्र जो उस समय के शक्तिशाली थे, ये जर्मनी के एकीकरण के इच्छुक नहीं थे, लेकिन ऑटोमान बिस्मार्क की मन स्थित थी, भाव था कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए। और ऐसी परिस्थितियों पर जरा देखा जाए कि ऐसी विषम परिस्थितियां हम देख चुके कि विश्व के तमाम देश इसके लिए तैयार नहीं थे। और ऐसी विशेष परिस्थितियों में बिस्मार्क जर्मनी की एकता के लिए, बिस्मार्क जर्मनी की एकता के लिए विदेशी सहायता की अपेक्षा छोड़ दी। विदेशी सहायता की अपेक्षा छोड़ दी। इसका अर्थ भाई अभी हमने आपको बताया, न इंग्लैंड, न फ्रांस, न रूस, ऑस्ट्रेलिया उसके एकीकरण के लिए सहमत नहीं थे। जब वो सहमत नहीं है तो उनसे इस दिशा में सहायता प्राप्त होगा, यह बिस्मार्क इस विषय में सोचना ही छोड़ दिया। वह जानता था कि विदेशी शक्तियों से इस संदर्भ में हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। और यह भी जानता था कि जर्मनी में जो छोटे छोटे राज्य हैं उनसे भी कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। और राजा अब इन परिस्थितियों को देखते हुए बिस्मार्क का विश्वास था कि अब केवल जर्मनी में एकीकरण का एक ही रास्ता है। वह क्या है? प्रसा को युद्ध करना होगा। प्रसा को क्या करना होगा? जर्मनी के एकीकरण के लिए युद्ध करना होगा। ऐसा क्यों विचार उत्पन्न हो गया कि प्रसा को जर्मनी के लिए युद्ध करना होगा? जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमान बिस्मार्क का था
कि इसी की अगुवाई में किया जा सकता, क्योंकि न तो छोटे राज्यों से मिल सकता है जो छोटे छोटे हैं, न तो उन शक्तिशाली राष्ट्रों से इस संदर्भ में सहयोग प्राप्त हो सकता है। तब विकल्प क्या बचा? विकल्प एक ही बचा कि प्रसा को युद्ध करना ही होगा और लोगों के अंदर युद्ध के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना लानी होगी। राष्ट्रीयता की भावना लानी होगी। लोगों में क्या लानी होगी? राष्ट्रीयता की भावना लानी होगी। और प्रसा को युद्ध करने के लिए भी था कि हमें इस एकीकरण में ऑस्ट्रिया को पराजित करना होगा। सबसे बड़ा रोड़ा क्या था? ऑस्ट्रिया को अलग थलग करना प्रसा के एकीकरण में। और ऑटोमान बिस्मार्क ये भी जानता था कि जब हम ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने का प्रयास करेंगे, जर्मन संघ से अलग थलग करने का, तो ऑस्ट्रिया का सहयोग फ्रांस के द्वारा दिया जाएगा। ऑस्ट्रिया का सहयोग कौन कर देगा? फ्रांस करेगा। अब ऑस्ट्रिया का सहयोग फ्रांस से मिलना संभव था और बिना ऑस्ट्रिया के पराजित हुए या जर्मन से अलग हुए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में ऑटोमान बिस्मार्क ने एक कूटनीति का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? कूटनीति का। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया को बिना जर्मन परिसंघ से अलग किए हुए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। यदि हम जबरदस्ती ऑस्ट्रिया पर अटैक करते, ऑस्ट्रिया से युद्ध करते, तो फ्रांस यहां सहयोग देगा। अब इस भय से दूर करने के लिए ऑस्ट्रिया को जर्मनी के एकीकरण में जो बाधाएं दिखाई दे रही, इसे दूर करने के लिए ऑटो वन बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए रूस से, किससे? रूस से दोस्ती कर ली। ऑटो वन बिस्मार्क ने किससे दोस्ती कर ली? रूस से दोस्ती कर ली। रूस से दोस्ती कर ली, जो एक सफल कूटनीति के रूप में जाना जाता है। इसकी एक कहा जाए तो एक सफल कूटनीति थी। तो कहने का मतलब ऑस्ट्रिया के इस कूटनीति से रूस से वह दोस्ती करके एक सफल कूटनीति का परिचय दिया। उसके द्वारा एक सफल कूटनीति का परिचय दिया गया और इस तरह जर्मनी के 1861 के बाद 1870 में जो इसके द्वारा स्थापित किया गया, यह धीरे धीरे 1870 में जर्मनी पूरी तरह से एकीकरण की दिशा में परिवर्तित हो गया और इस तरह से ऑटोमान बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण की में एक महत्वपूर्ण भूमिका संदर्भित होती है या दिखाई देती है। तो चलें बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है वह है इटली का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण को हम देख चुके हैं। अगले टॉपिक को हम देखते हैं, वह किसका है? वह है इटली का एकीकरण। चलें देखें इटली का एकीकरण। जैसा कि आपको यहां दिया गया है, इटली का एकीकरण। उन्नीसवीं शताब्दी में अगर देखेंगे तो इटली में अनेक राज्य हैं। यह जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है 19वीं शताब्दी में इटली का यह पूरा फिगर है। 19वीं शताब्दी में इटली में अनेक राज्य थे, ये सब राज्य ही हैं। 19वीं शताब्दी तक आप कह सकते हैं कि इटली में अनेक राज्य थे और जिनके यह जो राज्य थे, इन राज्यों के राजाओं का आपसी हित एक दूसरे से टकराता था। कहने का मतलब इन राजाओं में आपसी हितों के लेकर एक दूसरे के विपरीत थे। कहने का मतलब इनमें वैमनस्य था, प्रेम भाव नहीं था। तो 19वीं शताब्दी में इटली में क्या रूप दिखाई दे रहा है? अनेक राज्य हैं और इन राज्यों में आपसी
वाद विवाद मतभेद हुआ करते थे, आपस में टकराहट थी। ये शासक इटली की राजनीतिक एकता के विरुद्ध थे। सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो शासक हैं इटली के राजाओं का, ये शासक इटली की एकता के क्या थे? विरुद्ध थे। ये इटली में एकता को स्थापित नहीं करना होने देना चाहते थे। अब साफ सी बात है कि इटली की एकता के लिए इनको क्या दिक्कत थी कि इनको लगता था कि अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा तो हमारी सम्मान, हमारी संपदा, हमारे जो समाज में सर्वोच्च स्थान मिला है, हमारा लेयर अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए इटली के एकीकरण के लिए ये बिल्कुल सहमत नहीं थे, इसके विरुद्ध थे। ऐसी हालात में अगर इटली में एकीकरण हो जाता है तो उन्हें यह पता था कि निश्चित तौर से उन्हें यह गद्दी अपनी क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए इसी वजह से इटली के एकीकरण के लिए इनकी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी 19वीं शताब्दी में यह तो था कि तैयार नहीं थे। इन्हें लगता था मेरी शान शौकत, मेरी राजशाही चली जाएगी, और इन वजह से तैयार तो नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं 19वीं शताब्दी में घटी बच्चों। कब? 19वीं शताब्दी में ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण इटली में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ऐसी कुछ घटनाएं 19वीं शताब्दी में घटी जिसमें इटली में क्या हो गया? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इटली में क्या हो गया? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और बहुत सी इटली में 19वीं शताब्दी में कौन सी घटनाएं घटी? अब यह बात समझिएगा, 19वीं शताब्दी में इटली में बहुत सारी जो घटनाओं की बात हमने कहा, 19वीं एक ऐसी घटना घटी जिसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो 19वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो बहुत सी क्रांतिकारी संस्थाओं का उदय हुआ। बहुत सी क्रांतिकारी संस्थाओं का इटली में 19वीं शताब्दी में बहुत सी क्रांतिकारी संस्थाओं का जन्म हुआ, जो इटली की एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया। बहुत सारी क्रांतिकारी संस्थाओं का उदय हुआ। और 1870 ईस्वी में एक राष्ट्र के रूप में इसका उदय हुआ। 1870 ईस्वी में एक राष्ट्र के रूप में इसका उदय हुआ। किसका? इटली का उदय हुआ। नेपोलियन की इटली विजय, अगर देखा जाए इटली में राष्ट्रवाद के उदय का जो कारण था, तो है एक नेपोलियन भी याद रखिएगा कि नेपोलियन की इटली विजय, नेपोलियन के द्वारा जो इटली की विजय की गई, ये भी इटली के राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारणों में जाना जाता है। दूसरा, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति भी इटली के राष्ट्रवाद के उदय का कारण माना जाता है। नेपोलियन का पराजय कब होता है? 1815 में। नेपोलियन का पराजय के पश्चात अगर देखा जाए तो नेपोलियन के पराजय के बाद स्थितियां कुछ अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इटली की हो या पूरे विश्व के अंतर्गत स्थितियां कुछ क्या हो जाती हैं? अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और ऐसी दशा में इटली के राष्ट्रीयकरण को लेकर के विश्व के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक इटली में युवक का उदय होता है, जिसे हम इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जाता है, मिस्सनी। क्या नाम है? मिस्सनी। इटली को हम कहें 1815 में, फिर से ध्यान देना, 1815 में नेपोलियन के मृत्यु के बाद इटली को पुनः विभाजित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? पुनः बांट दिया जाता है, और जहां इन विभाजन में इस पर ऑस्ट्रिया का बोलबाला हो जाता है। किंतु विभाजन के बावजूद भी
इटली के अंतर्गत की जो राष्ट्रीयता थी, राष्ट्र भावनाएं थी, देशभक्ति थी, विभाजन के बावजूद भी इटली की देशभक्ति कम नहीं हुई। नेपोलियन के बाद याद रखिएगा इटली का पुनः विभाजन होता है। विभाजन में ऑस्ट्रिया का वर्चस्व दिखाई देता, लेकिन फिर भी इटली के अंतर्गत जो उनकी राष्ट्रीय एकता था, देशभक्ति थी, उसकी दिशा में उनके प्रयास कम नहीं हुए, बढ़ते ही गए, लेकिन प्रभावित हुए। कुछ राष्ट्रभक्तों ने, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद कुछ राष्ट्रभक्तों ने, इटली के कुछ क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने, यहां शब्द लग सकता है क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने कार्बोनेरी नामक एक गुप्त संस्था, कार्बोनेरी नामक एक गुप्त संस्था का निर्माण किया। ये तो कल आपको हम बताए थे मेसनी के संदर्भ, लेकिन आज वही टॉपिक यहां होने के नाते पुनः इसको आपको रखना होगा कि इटली का 1855 में नेपोलियन के मृत्यु के बाद पुनः इसका विभाजन किया गया। ऑस्ट्रिया का महत्वपूर्ण योगदान था। इन राष्ट्रभक्तों के द्वारा कार्बोनेरी में एक गुप्त संस्था की स्थापना की गई, जिसने कई विद्रोहों का आयोजन किया। यह कार्बोनेरी जो संस्था थी, यह एक गुप्त संगठन था और इस गुप्त संगठन के द्वारा अनेक क्रांति आयोजन भी किए गए और इस गुप्त क्रांतिकारी को मेटरनिख के द्वारा, इस विद्रोह के इस क्रांतिकारी संगठन को मेटरनिख ने क्या किया? मेटरनिख के द्वारा समाप्त कर दिया गया। मेटरनिख द्वारा प्रतिबंध लगाया गया या कह दीजिएगा समाप्त कर दिया गया। किस? कार्बोनेरी के गुप्त संगठन जो राष्ट्रवाद से संबंधित थे, इटली के एकीकरण से संबंधित जो क्रांतिकारी लहर उठी, इसे मेटरनिख के द्वारा क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और ऐसे संगठनों को कुचलने का हर संभव क्या किया? प्रयास किया। 1830 के दशक में आते हैं। एक बार पुनः हम थोड़ा सा, कब? 1830 के दशक में फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप इटली में भी क्रांति हुई। जिस समय 1830 में कहां क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1830 में कौन सी? उसी समय 1830 में ही इटली में भी क्या हुआ? क्रांति हुई। लेकिन पुनः मेटरनिख ने इस क्रांति को भी दबा दिया। मेटरनिख के द्वारा पूरा इस क्रांति को दबा दिया गया। कहने का मतलब कार्बोनेरी के गुप्त संगठन को जहां दबाया, वहीं 1833 में इटली में जो क्रांतियां हुई उसे मेटरनिख के द्वारा पुनः समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया। इसी भी मेजनी और युवा इटली की स्थापना, नाम आता है मेजनी या आप हेडिंग में आप देखेंगे मेजनी और युवा इटली, मेजनी और युवा इटली की स्थापना, मेजनी और युवा इटली की स्थापना। अब यहां आप कह सकते हैं कि 1830 के पहले, अर्थात यहां यह कह दीजिए 1815 से 1831 के बीच अगर हम कहें तो इटली के एकीकरण के लिए जितने भी प्रयास किए गए, कब 1815 से 1831 के बीच में इटली के एकीकरण के लिए जितने भी प्रयास किए गए, उन सारे प्रयासों को दबा दिया गया। अभी आप मेटरनिख का नाम सुने, उनके द्वारा इटली के एकीकरण के दौरान किए गए प्रयास क्या किए गए? दबा दिए गए। और ऐसी परिस्थिति में मेजनी का क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। जब सारे इटली के दबा दिए गए, तब किसका प्रादुर्भाव होगा? मेजनी का प्रादुर्भाव होता है।
और जिसके दिमाग की सिर्फ एक ही उपज थी, संयुक्त इटली की स्थापना करना। मेजनी का एक ही लक्ष्य था, क्या? इटली का एकीकरण, या कह दीजिए संयुक्त इटली की स्थापना करना था। और इसके लिए वह पूरी तरह से निश्चित था कि इटली की स्थापना होनी चाहिए, और इसके लिए पूरी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ उसके अंदर यह विचार उत्पन्न हुआ। मेजनी 1830 की क्रांति में देखा जाए, मेजनी का रोल क्या था? 1830 में जो क्रांति हुई, अभी हमने बताया दबा दिया गया था। 1830 की क्रांति में भी मेजनी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1800 क्रांति में भी इसकी एक अहम भूमिका थी। और कार्बोनरी संगठन को दबाया गया था ना, और कार्बोनरी संस्था का सदस्य होने के नाते, मेजनी किसका सदस्य था? कार्बोनरी संस्था का सदस्य होने के नाते मेजनी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास में डाल दिया गया। तो 1830 में इटली के लिए किए गए एकीकरण के प्रयास में मेजनी को कार्बोनरी संस्था का सदस्य होने के नाते बच्चों क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास में डाल दिया गया। और कारावास में रहने के दौरान मेजनी को जो अनुभव हुआ, कारावास के दौरान मेजनी का अनुभव किया, वह कहा इटली का एकीकरण कार्बनी योजना के अनुसार नहीं हो सकता। उस कारावास के दौरान वह मेजनी ने यह बात को महसूस किया कि जिस ढंग से कार्बोनरी संस्थाओं के द्वारा हम इटली को एकीकरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इससे इटली का कभी भी एकीकरण नहीं हो सकता। और 1831 में, कब? 1831 में मेजनी ने युवा इटली नामक क्रांतिकारी गुप्त संगठन का निर्माण किया, जिसने नवीन इटली के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने क्या स्थापित किया? युवा इटली। युवा शक्ति, उससे का अगर देखा जाए, मेजनी का युवा शक्ति पर काफी विश्वास था, और वह युवा शक्ति पर इतना विश्वास रखता था, वह स्वयं कहता था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे देनी चाहिए। युवा शक्ति पर मेजनी का इतना विश्वास था, उसका कथन है कि यदि किसी समाज में विद्रोह लाना है तो उस विद्रोह का नेतृत्व युवा के हाथों में देनी चाहिए। कहां दे देनी चाहिए? युवा के हाथों में दे दिए। युवा इटली की जो स्थापना की गई, इसका अगर हम कहें तो इसका भी मेन उद्देश्य वही है। क्या है? जो मेजनी का है उसी की संस्था है, इटली का एकीकरण। इसका मेन मकसद क्या था? इटली का एकीकरण। और इटली की एकीकरण के लिए एकता, इसमें क्या महत्वपूर्ण है? एकता, स्वतंत्रता, समानता। एकता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, जन कल्याण पर आधारित इटली राज्य की स्थापना करना। तो युवा इटली का उद्देश्य क्या था? युवा इटली का मुख्य उद्देश्य था इटली का एकीकरण। और इटली की एकीकरण के लिए, उसकी एकता के लिए महत्वपूर्ण क्या था? आधार क्या था? स्वतंत्रता, समानता, जन कल्याण के आधार पर इटली राज्य की स्थापना करना। मेजनी के
विचारों का, इस मेजनी का जो यह विचार था, इसके विचारों का इटली के जनमानस पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि 60 लाख लोगों के द्वारा इटली की सदस्य संख्या, युवा इटली की सदस्य संख्या कहा जाए, युवा इटली के सदस्य बन गए। कितनी संख्या है? लगभग मेजनी का इतना प्रभाव था इटली के जनमानस पर कि 60,000 युवा जो इटली थी इसके सदस्य बन गए, 60। और इसका एक ही लक्ष्य था, इटली का एकीकरण। अब इटली के एकीकरण के बाद 1848 ईस्वी के अंतर्गत मेजनी ने इटली में 1848 में मेजनी ने इटली में गणतंत्र की स्थापना के लिए, गणतंत्र की क्या करने के लिए, 1848 में मेजनी गणतंत्र की स्थापना के लिए, गणतंत्र की स्थापना के लिए, गणतंत्र की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हुआ। और यहां भी यह भी ध्यान देना है कि मेजनी के द्वारा जो युवा इटली की स्थापना की गई थी, इसका भी लक्ष्य था कि जब तक हम ऑस्ट्रिया को इसके प्रभाव से मुक्त नहीं करेंगे, ऑस्ट्रिया को इसके प्रभाव से क्या करेंगे, मुक्त नहीं करते, उसका एकीकरण करना असंभव है। जब तक हम ऑस्ट्रिया को अलग नहीं करेंगे तब तक इटली का एकीकरण करना क्या है, असंभव है। देश में गणतंत्री सरकार की स्थापना नहीं की जा सकी। और मेजनी इटली के लिए ही नहीं बल्कि अगर कहा जाए तो संपूर्ण विश्व के लिए राष्ट्रीय मुक्ति का या राष्ट्र की एकता के लिए या राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय मुक्ति का प्रतीक बन गया। कौन? मेजनी ने राष्ट्रीय मुक्ति का प्रतीक बना। तो यूरोप में के अंतर्गत इटली में की कंडीशन पर अगर हम जाएं तो मेजनी के आने के बाद जिस ढंग से इसके द्वारा कावनेरी का संगठन का सदस्य बना, इसके बाद युवा, इसके बाद यूरोप में क्रांतिकारी वर्ण में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, और इसके द्वारा स्थापित होने के बाद इसके अंदर जो एक राष्ट्रवाद के अंदर इटली के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता के लिए स्थापित करने के लिए जो इसके अंदर लालसा है, उस लालसा के अंतर्गत पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का जो आवाज दिया, जिसमें लोगों के द्वारा इतना लाइक किया गया कि 60,000 लोग इसके युवा संगठन के सदस्य बन गए। और यह संगठन यह ऑस्ट्रिया को भी जिस ढंग से अपने कूटनीति से इसे हटाने का प्रयास किया, यह तत्काल तो नहीं, इटली का एकीकरण पूरी तरह से 1848 में नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में यह प्रत्येक क्रांतिकारियों के लिए एक संबल का काम बना। तो यह रहा आपका बच्चों क्या, इटली का एकीकरण पर विशेष करके किसका, मेजनी के प्रभाव की यहां हम चर्चा किए। अगला हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद और ब्रिटेन। अगला टॉपिक क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद और ब्रिटेन। बहुत सारे विद्वान इस बात को मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह विद्वानों का मत है, बहुत सारे विद्वान इस बात को मानते हैं, इस लाइन पर आइएगा, मानते हैं, तर्क देते हैं कि राष्ट्र
और राज राष्ट्र राष्ट्र, फिर से देखें, राष्ट्र, राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राष्ट्र राज्य का जो यह मॉडल है, आधुनिक युग में है ना, राष्ट्र राष्ट्र राज्य का यह जो मॉडल हमने यहां लिखा, यह मॉडल हम नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे विद्वान इस बात को मानते हैं। यह मॉडल ग्रेट ब्रिटेन का है। यह जो आदर्श दिया गया, यह जो एक नमूना दिया गया, किसका? राष्ट्र राज का जो मॉडल आदर्श लोगों के सम्मुख है, यह इसका प्रणेता अगर कहा जाए तो यह कौन है? ग्रेट ब्रिटेन है। कौन है? ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है। इसका प्रणेता किसे माना जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। आते हैं, थोड़ा समझते हैं। 18वीं सदी के पहले, अब ब्रिटेन थोड़ा समझेंगे। 18वीं सदी के पहले के कंडीशन पर हम विचार करते हैं। 18वीं सदी के पहले ब्रिटेन राष्ट्र नहीं था। 18वीं सदी के पहले ब्रिटेन क्या था? राष्ट्र नहीं था। तब क्या था? ब्रिटेन राष्ट्र नहीं था बल्कि ब्रिटिश द्वीप के रूप में था। और इसमें रहने वाले लोग, इस ब्रिटेन के द्वीप के अंतर्गत रहने वाले लोग कौन कौन थे? अंग्रेज। राष्ट्र नहीं था, जिसके अंतर्गत रहने वाले कौन थे? अंग्रेज। और कौन थे? वेल्स। कौन कौन थे? अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट। अंग्रेज, वेल्स और स्कॉट तथा आयरिश। यह जो हम बातें कर रहे हैं, यह कब की है? याद रखिएगा, 18वीं सदी के पहले ब्रिटेन राष्ट्र के रूप में नहीं था, बल्कि इस द्वीप के अंतर्गत कौन जो लोग रहते थे, कौन थे? अंग्रेज थे, वेल्स से, स्कॉट थे और आयरिश के लोग यहां रहते हैं। इन के अंतर्गत जो भी जातियां, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, जो भी जाति हैं, जाति समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। इन सभी जातियों की, जो भी रह रहे हैं, इन जातियों की अपनी सांस्कृतिक, इन जातियों की अपनी क्या थी? संस्कृति थी। इन जातियों की अपनी संस्कृति मान जान रहे हैं, अपना एक कल्चर था, संस्कृत और राजनीतिक परंपराएं थी। इनकी अपनी अपनी अलग अलग क्या थी? सांस्कृतिक और राजनीतिक। इन जातियों, इन जातियों की क्या थी? सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र, अंग्रेज, जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र मजबूत हुआ, शक्तिशाली हुआ, धन दौलत धनाढ्य हुआ, अहमियत और सत्ता में इसकी क्या हुई? वृद्धि हुई। राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। ये तो स्वाभाविक सी बात है। अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इन जातियों की अपनी संस्कृति थी, अपनी अपनी राजनीतिक पहचान थी। लेकिन इसमें जैसे ही आंग्ल मजबूत हुए, ये अपनी सत्ता पर काबिज होना शुरू, अपने सत्ता को बढ़ाने का प्रयास करना शुरू किए और अन्य राष्ट्रों पर अपने प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए। एक लंबे संघर्ष के बाद, जब मजबूत होते हैं तो एक लंबे संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में, बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, आंग्ल संसद ने 1688 में, आंग्ल संसद 1688 में, जिसे इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड की कहां गौरवमय क्रांति, 88 में राजतंत्र की ताकत छीन ली। संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत को क्या किया? राजतंत्री जो ताकत थी,
ताकत, इसको इन्होंने क्या किया, छीन लिया, ताकत को छीन लिया। इस संसद के माध्यम से, अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, आंग्ल संसद, इस संसद के माध्यम से, इसी संसद के माध्यम से राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। इसी संसद के माध्यम से 1688 में संसद के माध्यम से किसका निर्माण हुआ, राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसका केंद्र में कौन था, इंग्लैंड। राष्ट्र राज्य का जो निर्माण हुआ उसके केंद्र बिंदु में कौन था, इंग्लैंड। 1707 में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के बीच एक संधि होती है, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और किसके बीच, स्कॉटलैंड के बीच संधि के द्वारा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच संधि के द्वारा इसका नाम बदल कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कर दिया गया। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कर दिया गया। स्कॉटलैंड पर जीत के बाद इसे क्या क्या, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कर दिया गया। 1707 में संधि के अंतर्गत किसका मिलन, इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच संधि होती है, उससे इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना गया या कर दिया गया। इसके बाद स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। यूनाइटेड किंगडम ने संधि के बाद क्या किया, स्कॉटलैंड पर अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिया। यूरोप में राष्ट्रवाद और ब्रिटेन की बातें चल रही हैं। आयरलैंड के साथ भी इंग्लैंड के द्वारा इसी रूप में किया गया। आयरलैंड को भी अपने साथ इसी रूप में इंग्लैंड के द्वारा मिला लिया गया। आयरलैंड के साथ भी इंग्लैंड के द्वारा यही बर्ताव किया गया। और देश, यहाँ की समस्या क्या थी, यहाँ देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म में विभाजित था। किसमें किसमें, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दो धार्मिक संप्रदाय थे। कौन कौन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म दो गुटों में बटा था। धर्म कितने गुटों में, दो गुटों में यहां पर बटा था। कौन कौन था, कैथोलिक और, यहां देखिएगा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दो धार्मिक गुट थे। कहां, ब्रिटेन में। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंट की सहायता की। अंग्रेज यहां जो आते हैं वह किसके द्वारा सहायता किए जा रहे हैं, अंग्रेज प्रोटेस्टेंट की सहायता करते हैं। और ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक में विद्रोह होता है। अब इनकी सहायता किए तो इनके विरुद्ध विद्रोह कहां होगा, यहां होना शुरू हो गया। विद्रोह यहां शुरू हुआ। भाई इनकी मदद किए तो मदद करने के बाद अंग्रेज इनका क्या करने लगे, कैथोलिक लोग इनका क्या विद्रोह करने लगे। कैथोलिक लोग प्रोटेस्टेंट, इनकी अंग्रेज प्रोटेस्ट की मदद किए और इनकी मदद करने के बाद कैथोलिक जो है इनका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। क्या करने, विरोध है। और अंग्रेजों के द्वारा कैथोलिक विद्रोहियों को क्या किया गया, कुचल दिया गया। और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक आयरलैंड को बलपूर्वक
यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और ब्रितानी राष्ट्र के निर्माण कर दिया गया और बलपूर्वक आप देखेंगे आयरलैंड को भी मिला लिया गया। इस तरह ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण में आप देखें सबसे पहले स्कॉटलैंड को मिलाया गया, फिर स्कॉटलैंड के साथ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्मों को उकसा करके उसको मिलाया गया, फिर आयरलैंड को मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण किया गया। अब अगला टॉपिक हम लोगों का जो है लास्ट है वह है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद के अंतर्गत बच्चों साम्राज्य का विस्तार करना, अपनी सीमाओं को बढ़ाना, अपने साम्राज्य की सीमाओं को क्या करना, बढ़ाना। और उस साम्राज्य की सीमाओं के बढ़ाने में आप अभी पढ़े बहुत से देशों के अंतर की सीमाओं को जब लागा गया तो उन देश में रहने वाले लोग अपने ही देश में रहकर अपने आप में जब पराया महसूस किए, अपने देश में रहते हुए अपने लोगों के बीच में क्या किए, पराया महसूस हुए, तो उनके अंदर भी अन्य देशों की तरह एक राष्ट्रवाद की जिसके अंदर भाषा, विचार, धर्म के प्रति एक भाव जगा कि अन्य शासन शक्तियां हमें इस ढंग से कालकौलित कर रही हैं, एक राष्ट्रवाद की विचारधारा उत्पन्न होती है और वह राष्ट्रवाद जैसे पनपता है, साम्राज्यवाद की जो विचारधाराएं सीमा विस्तार बढ़ाने की थी उस पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। तो अगले टर्म में हम सारे साम्राज्यवाद के विस्तार को रोकने के साथ साथ देखेंगे अनेक राष्ट्र देशों में राष्ट्रवाद का उदय होगा। हालांकि राष्ट्रवाद का उदय यूरोपी के अंतर्गत पहले हुआ। कैसे चला था राष्ट्रवाद का उदय? फ्रांस में चला। फ्रांस से होते हुए हमने क्या देखा कि इटली, जर्मनी, है ना, इंग्लैंड, अनेक देशों में पूरे यूरोपीय कंट्री में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और सबका उद्देश्य था कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना और संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत जनता के बीच में जो संदेश था वह लाना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ एक विकास का मॉडल रखा गया जिसे आम जनमानस को काफी लोकप्रिय हुआ और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और अगला टॉपिक पुनः मिलते हैं बच्चों अगले टर्म पर। क्लास में आपके सिलेबस से संबंधित जो अगला टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।